मैं कैसे परिवार में पली बड़ी जिसमें बड़ों को इज्जत देने को, इन सबको अहमियत दी जाती थी। टीवी की दुनिया में तुलसी बनकर हर घर की चहेती बनने वाली स्मृति ईरानी को भला कौन नहीं जानता। पर्दे पर एक आदर्श और संस्कारी बहू का किरदार निभाने वाली स्मृति की असल जिंदगी की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन उनकी इस कामयाबी की चमकदार किताब में एक पन्ना ऐसा भी है जिस पर अक्सर लोग उंगली उठाते हैं। आखिर स्मृति ईरानी ने अपनी ही दोस्त के पति से शादी क्यों कर ली? ये वो सवाल है जो सालों से गॉसिप का हिस्सा बना हुआ है। लोग अक्सर यह जानना चाहते हैं कि टीवी की इस सबसे संस्कारी बहू ने असल जिंदगी में ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या जो बातें उनके बारे में कही जाती हैं वो सच हैं या फिर सच्चाई पर अफवाहों का पर्दा पड़ा हुआ है? आज हम सिर्फ इस एक सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढेंगे, बल्कि स्मृति ईरानी की पूरी जिंदगी के उस अनदेखे सफर पर चलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस पूरी सच्चाई और प्रेरणा से भरी कहानी को करीब से जानने के लिए बिना स्किप किए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्मृति ईरानी की कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी नई दिल्ली से। 23 मार्च 1976 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। उनके परिवार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत ही अनूठी और विविधता से भरी हुई थी, जिसका उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी परिवार से आते थे जो अपने जोशीले और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वहीं उनकी माता शिबानी बागची एक बंगाली महिला थीं जो कला, साहित्य और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थीं। इन दो बिल्कुल अलग लेकिन समृद्ध संस्कृतियों के मिलन ने स्मृति के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जिसमें पंजाबी दृढ़ता और बंगाली बौद्धिकता का एक बेहतरीन संतुलन था। स्मृति अपने माता पिता की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं। एक बड़े बच्चे के रूप में परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें बहुत कम उम्र में ही हो गया था। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में सुख सुविधाओं की कोई बहुतायत नहीं थी, लेकिन अनुशासन और संस्कारों की कोई कमी भी नहीं थी। स्मृति के जीवन पर उनके दादाजी का बहुत ही गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। उनके दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे। घर के उस माहौल में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, समाज सेवा और राजनीति की चर्चाएं एक आम बात थीं। बचपन से ही स्मृति इन चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनती थीं और यही वह समय था जब उनके बालमन में देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करने के बीज अनजाने में ही बो दिए गए थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से प्राप्त की। स्कूल के दिनों की बात करें तो स्मृति एक बहुत ही मेधावी, शांत लेकिन तेज तर्रार छात्रा थीं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी वाक्पटुता यानी बोलने की कला थी। वे स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती थीं और मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखने में उन्हें कभी कोई झिझक नहीं होती थी। उनके शिक्षकों ने बहुत पहले ही यह पहचान लिया था कि इस लड़की के अंदर एक गजब की नेतृत्व क्षमता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके मन में हमेशा यह विचार चलता रहता था कि वे किस तरह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हों ताकि वे अपने माता पिता का आर्थिक संबल बन सकें। उनके अंदर आत्मनिर्भर बनने की यह चाहत उनके आगे के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी। जैसे जैसे स्मृति अपनी किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था की ओर बढ़ रही थीं, उनके सपनों का आकार भी बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया, लेकिन उनके अंदर की कलाकार और एक बड़ी पहचान बनाने की चाहत उन्हें किसी और ही दिशा में खींच रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करना है और जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना है तो उन्हें दिल्ली की अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलना होगा। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ था जब उन्होंने मायानगरी मुंबई जाने का और अभिनय की दुनिया में अपना भाग्य आजमाने का एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। जब स्मृति ने अपने माता पिता के सामने अपने इस फैसले को रखा तो घर में चिंता का माहौल बन गया। 90 के दशक में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का
अकेले मुंबई जाकर फिल्मों या टीवी में करियर बनाने का सपना देखना कोई आम बात नहीं थी। उनके पास न तो कोई बड़ा आर्थिक बैकअप था और न ही फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई जानने वाला या गॉडफादर था। लेकिन स्मृति की जिद और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें मुंबई जाने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी। शर्त यह थी कि स्मृति को अपनी आर्थिक जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी और वे परिवार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखेंगी। स्मृति ने इस कठिन चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। आंखों में ढेरों सपने और मन में एक फौलादी इरादा लिए स्मृति ने मुंबई की ट्रेन पकड़ी। लेकिन मुंबई किसी का भी स्वागत गुलाब के फूलों से नहीं करती। यह शहर जितना खूबसूरत है उतना ही कड़ा इम्तिहान भी लेता है। मुंबई पहुंचने के बाद स्मृति का असली संघर्ष शुरू हुआ। उनके पास रहने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। रोज सुबह उठकर ऑडिशन के लिए जाना, मुंबई की तेज भागती लोकल ट्रेनों के धक्के खाना, अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर काटना और फिर शाम को रिजेक्शन का सामना करके खाली हाथ अपने कमरे पर लौट आना, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने, लोकल ट्रेन का पास बनवाने और मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना वजूद बनाए रखने के लिए स्मृति ने एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला लिया। उन्होंने बांद्रा स्थित एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में नौकरी करना शुरू कर दिया। आज जो स्मृति ईरानी देश के सबसे ऊंचे ओहदों पर बैठी हैं, उन्होंने उस समय मैकडॉनल्ड्स में फर्श साफ करने से लेकर टेबल साफ करने, ग्राहकों का स्वागत करने और उन्हें बर्गर सर्व करने तक का हर वह काम किया जो उन्हें सौंपा गया। यह उनके जीवन का वह दौर था जिसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा। इस मेहनत और संघर्ष ने उनके अंदर की उस आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए भी स्मृति का ध्यान अपने मुख्य लक्ष्य से कभी नहीं भटका। साल 1998 में उन्होंने अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। इस राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो, महंगे कपड़े, मेकअप और ग्रूमिंग के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, जो स्मृति के पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। साथ ही यह पक्का वादा किया कि वे यह सारा पैसा अपनी कमाई से वापस लौटा देंगी। मिस इंडिया 1998 के मंच पर स्मृति ने अपने अद्भुत आत्मविश्वास, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी हाजिर जवाबी का एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अपनी इसी प्रतिभा के दम पर वे उस साल की टॉप फाइनलिस्ट्स की सूची में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह से सफल रहीं। हालांकि वह मुख्य ताज उनके सिर पर नहीं सज सका, लेकिन इस मंच ने उन्हें वह एक्सपोजर और वह पहचान दे दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मिस इंडिया के इतने बड़े मंच पर नजर आने के बाद अब शायद मनोरंजन उद्योग के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता उनके अनुमान से बिल्कुल विपरीत थी। मिस इंडिया की फाइनलिस्ट होने के बावजूद उन्हें काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। अनगिनत ऑडिशन देने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही लग रहा था। कई बड़े निर्माताओं और कास्टिंग निर्देशकों ने उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि उनकी पर्सनैलिटी टेलीविजन या फिल्मों की मुख्य अभिनेत्री के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कई बार तो उन्हें उनके वजन या उनके चेहरे के आकार को लेकर भी बहुत ही नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाली टिप्पणियां सुननी पड़ी। कोई और लड़की होती तो शायद टूटकर वापस अपने घर लौट जाती, लेकिन स्मृति मिट्टी की नहीं, लोहे की बनी थी। उन्होंने इन रिजेक्शंस को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। इसी कड़े संघर्ष के बीच उनके जीवन में एक छोटी सी खुशी आई जब उन्हें मशहूर गायक मीका सिंह के एक बेहद लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो बोलियान में काम करने का मौका मिला। यह गाना मीका के हिट एल्बम सावन में लग गई आग का एक हिस्सा था। इस वीडियो में स्मृति एक बैकग्राउंड मॉडल के रूप में नजर आई थीं। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा ब्रेक या मुख्य भूमिका नहीं थी,
लेकिन कैमरे का सामना करने का और एक व्यावसायिक सेट पर काम करने का यह उनका पहला वास्तविक अनुभव था, जिसने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया। कहा जाता है कि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सवेरा होने वाला होता है। स्मृति के जीवन में भी वह सुनहरा सवेरा साल 2000 में आया। वे लगातार ऑडिशन दे रही थीं और काम की तलाश में भटक रही थीं। इसी दौरान उनकी किस्मत उन्हें भारतीय टेलीविजन की दुनिया की बेताज बादशाह मानी जाने वाली निर्माता एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के कार्यालय ले गई। एकता कपूर उस समय स्टार प्लस चैनल के लिए एक बिल्कुल नए पारिवारिक धारावाहिक की रूपरेखा तैयार कर रही थीं। उन्हें अपने इस नए शो के लिए एक ऐसे ताजे चेहरे की तलाश थी जो भारतीय परंपरा, आदर्शों और पारिवारिक मूल्यों को टेलीविजन स्क्रीन पर जीवंत कर सके। ऑडिशन के दौरान जब एकता कपूर की नजर स्मृति पर पड़ी तो उन्हें तुरंत उस साधारण सी नजर आने वाली लड़की की आंखों में एक अनोखी चमक, एक गहरा ठहराव और एक गजब का आकर्षण नजर आया। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव टीम के बाकी सदस्य स्मृति को इस महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका के लिए कास्ट करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। टीम का स्पष्ट रूप से मानना था कि स्मृति के चेहरे पर वह स्टार अपील या वह ग्लैमर नहीं है जो दर्शकों को बांध कर रख सके और शो को लोकप्रिय बना सके। वे किसी और अभिनेत्री को लेना चाहते थे, लेकिन एकता कपूर अपनी पारखी नजर पर पूरा भरोसा रखती थीं। उन्होंने अपनी टीम के कड़े विरोध के बावजूद अपने फैसले पर अटल रहने का निर्णय लिया। एकता ने एक बहुत ही मशहूर ज्योतिषी से भी इस चेहरे के बारे में सलाह ली, जिन्होंने स्मृति की कुंडली और चेहरे को देखकर यह पक्की भविष्यवाणी की कि यह लड़की इस शो को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी और खुद भी एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। इसके बाद एकता ने अपनी पूरी टीम को दरकिनार करते हुए स्मृति को अपनी मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुन लिया और फिर टेलीविजन स्क्रीन पर वह शो अवतरित हुआ जिसने भारतीय मनोरंजन और टेलीविजन जगत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। शो का नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। स्मृति ने इसमें मुख्य किरदार तुलसी वीरानी की भूमिका निभाई और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जैसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी का प्रसारण शुरू हुआ, यह शो सिर्फ एक धारावाहिक नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रीय घटना और एक सामाजिक उत्सव बन गया। स्मृति ईरानी द्वारा निभाया गया तुलसी वीरानी का किरदार सिर्फ एक टीवी पात्र की सीमाओं को लांघकर भारत के हर घर की आदर्श बेटी, एक समझदार बहन, एक संस्कारवान पत्नी और एक परिपक्व बहू का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। साल 2000 से लेकर 2008 तक पूरे 8 सालों तक इस शो ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया पर एक छित्र और निर्विवाद राज्य किया। स्मृति की लोकप्रियता का आलम यह था कि उस दौर में रात 10:30 बजते ही देश के ज्यादातर घरों के टीवी सेट एक ही चैनल पर सेट हो जाते थे। जब पर्दे पर तुलसी के जीवन में कोई दुख आता तो दर्शक अपने घरों में सच में रो पड़ते थे। लोग इस किरदार से इस कदर जुड़ गए थे कि असल जिंदगी में भी वे स्मृति को तुलसी ही मानने लगे थे। सार्वजनिक जगहों पर लोग उन्हें एक अभिनेत्री की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य की तरह देखते थे। अपने काम के प्रति स्मृति का समर्पण और उनकी लगन इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अपने पहले बच्चे की गर्भावस्था के दौरान भी उन्होंने बिना कोई लंबा ब्रेक लिए लगातार शूटिंग की ताकि उनके दर्शकों को उनके पसंदीदा किरदार से एक दिन भी दूर न रहना पड़े। उनके इस शानदार और बेमिसाल अभिनय के लिए उन्हें लगातार 5 बार इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अपार सफलता के अलावा स्मृति ने B.R. चोपड़ा के भव्य पौराणिक शो रामायण में माता सीता का बेहद प्रतिष्ठित, पवित्र और चुनौतीपूर्ण किरदार भी बहुत ही शालीनता के साथ निभाया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने व्यवसाय की दुनिया में भी कदम रखा और अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस उग्रया एंटरटेनमेंट की स्थापना की। टेलीविजन जगत में उन्होंने जो ऊंचा मुकाम और जो बेतहाशा शोहरत हासिल की, वह आज भी टेलीविजन इंडस्ट्री की कई नई अभिनेत्रियों के लिए एक दूर का सपना है। जब स्मृति ईरानी अपने टेलीविजन करियर के बिल्कुल शिखर पर थीं, जब उनके पास नाम, अपार धन और बेतहाशा शोहरत थी, जब वे घर घर में पहचानी जाती थीं,
तब उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा बड़ा निर्णय लिया जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। साल 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। उस वक्त राजनीतिक गलियारों और मीडिया जगत के कई लोगों ने इसे केवल एक सेलिब्रिटी का पार्ट टाइम शौक या लोकप्रियता भुनाने का एक तरीका माना। लोगों को लगा कि वे बस चुनाव के समय कुछ रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करेंगी और फिर वापस अपने ग्लैमरस अभिनय की दुनिया में लौट जाएंगी। लेकिन स्मृति के इरादे पूरी तरह से गंभीर और दूरगामी थे। उनके दादाजी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के कारण राष्ट्रवाद, देश प्रेम और जनसेवा की भावना उनके अंदर बचपन से ही बहुत गहराई तक समाई हुई थी। पार्टी में शामिल होने के सिर्फ एक साल बाद ही साल 2004 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी सीट चांदनी चौक से चुनाव मैदान में उतारा गया। यह कोई आसान चुनाव नहीं था। उनके सामने कांग्रेस के बेहद कद्दावर, वरिष्ठ और अनुभवी नेता कपिल सिब्बल खड़े थे। यह एक नवोदित राजनेता के लिए राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा थी। हालांकि परिणाम वही रहा जिसकी राजनीतिक पंडितों को उम्मीद थी। स्मृति वह चुनाव हार गईं, लेकिन उस चुनाव अभियान के दौरान स्मृति ने जिस बेबाकी, अथाह ऊर्जा, तेज तर्रार तर्कों और गहरी समझ के साथ जनता के बीच अपनी बात रखी, उसने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि यह महिला राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है। उन्होंने पहले ही चुनाव में यह साबित कर दिया कि वे राजनीति में सिर्फ एक ग्लैमरस और लोकप्रिय चेहरा मात्र नहीं है, बल्कि उनके पास एक बहुत ही प्रखर आवाज है, राजनीतिक मुद्दों की गहरी समझ है और जनता से सीधे जुड़ने की एक अद्भुत और स्वाभाविक क्षमता है। चांदनी चौक की हार ने स्मृति के मनोबल को गिराने के बजाय उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने इसे एक हार की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सबक की तरह लिया। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ चुनाव के समय राजनीति नहीं करेंगी, बल्कि चुनाव लड़ने से पहले वे पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर गहराई से समझेंगी और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जगह बनाएंगी। उन्होंने खुद को पार्टी के विभिन्न कार्यों और विस्तार योजनाओं में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक स्टार प्रचारक के रूप में दिन रात काम किया। उनकी मजबूत संगठनात्मक क्षमता, उनकी बेबाक और ओजस्वी भाषण शैली और विशेषकर महिलाओं और युवाओं के बीच उनकी भारी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2010 में उन्हें पार्टी के महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का एक बहुत बड़ा और अहम मील का पत्थर था, जिसने राजनीति में उनके कद को काफी बढ़ा दिया। इसके बाद साल 2011 में पार्टी ने उनके कार्यों का इनाम देते हुए उन्हें गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पहुंचते ही स्मृति ईरानी ने अपनी एक बिल्कुल अलग और बेहद मजबूत छाप छोड़ी। चाहे वह महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई गंभीर विषय हो या फिर विपक्ष के तीखे सवालों का करारा जवाब देना हो, उन्होंने हमेशा पूरी तैयारी, सटीक आंकड़ों और बेजोड़ तर्कों के साथ अपनी बात सदन में रखी। उनकी स्पष्टवादिता और तथ्यों के साथ बहस करने की उनकी बेहतरीन कला ने उन्हें बहुत ही कम समय में संसद के सबसे प्रभावी और धारदार वक्ताओं में से एक बना दिया। स्मृति ईरानी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय साल 2014 के आम लोकसभा चुनावों में लिखा गया। पार्टी ने उन पर एक बहुत बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल अमेठी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। अमेठी कोई आम चुनाव क्षेत्र नहीं था। यह दशकों से गांधी परिवार का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित और अभेद्य किला माना जाता था, जहां से उस समय के कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने जमीनी स्तर पर जबरदस्त मेहनत की और हार के बावजूद अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद 2014 से 2019 तक
वे लगातार अमेठी से जुड़ी रहीं और जनता के बीच सक्रिय रहीं। उनकी इसी मेहनत का नतीजा 2019 में देखने को मिला, जब उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले और महत्वपूर्ण काम किए। जहां तक उनकी शादी की बात है, जुबिन ईरानी से उनका विवाह एक आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित फैसला था, जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। एक साधारण परिवार से निकलकर टीवी और फिर राजनीति में शिखर तक पहुंचने का उनका सफर आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी स्मृति ईरानी की प्रेरणादायक कहानी। आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।